हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विद द व्यू पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इसकी दो वीडियो आएंगे, पर्टिकुलरली दो वीडियोस में ये कंप्लीट कर दूंगा मैं इस लेक्चर को, और कुछ भी चीज़ इसमें छूटेगा नहीं। और आप इसको पूरा देखिएगा और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो यहाँ पर ऊपर आई बटन आता है ना, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा आप, और आपको यहाँ से दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिपाही म्यूटिनी, ये भी हम आगे देख लेंगे। अभी फिलहाल याद रखो आप कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो कॉल्ड एज द सिपाही म्यूटिनी। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ईयर था, बिकॉज इट वॉज द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से इंडियन नेशनलिज्म राइज होता है। इट वॉज द सीड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो इंडियन जो नेशनलिज्म होता है उसका एक सीड है ये। इट वॉज द सीड, इट वॉज द रूट फ्रॉम वेयर द इंडियन नेशनलिज्म स्टार्टेड। और अगर हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 से टिल इंडिपेंडेंस 1947, आप देखोगे कुछ ना कुछ जो है स्ट्रगल चलते रहेगा इंडिया में। ठीक है, पॉलिटिकल वैक्यूम रहेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलते रहेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल चलते रहेंगे फॉर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से होगा। ऐसा नहीं है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले कुछ ऐसे जो है रिवॉल्ट हुए नहीं थे, हुए थे, बट वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से ही एसोसिएटेड थे। लेकिन जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक वो काफी एक मास मूवमेंट बन के सामने आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट का नेचर किस तरीके का था, तो इसमें ब्रिटिश स्कॉलर्स की कुछ अलग राय है और इंडियन स्कॉलर्स की अलग राय है। अब आप देखोगे जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ब्रिटिश व्यू पॉइंट से चलने की। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की तरफ टिल्ट होने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश स्कॉलर्स, और वहीं इंडियन स्कॉलर्स इसको इंडिया के व्यू पॉइंट के, इंडियन पीपल्स के व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, वन ऑफ द फेमस ब्रिटिश स्कॉलर सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस जो थे वन ऑफ द फेमस ब्रिटिश स्कॉलर, वो कहते हैं दैट इट वाज जस्ट अ मिलिट्री आउटब्रेक। तो एक प्योरली मिलिट्री आउटब्रेक बताते हैं इसको, प्योरली मिलिट्री आउटब्रेक। ठीक है, तो वो इसको कोशिश करते हैं कि इसको मिलिट्री से ही जोड़ के रख दें। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसमें जो मिलिट्री पर्सनल्स थे उनके ही द्वारा ये रिवॉल्ट किया गया, और इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं किया गया जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने के लिए था। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको टोटली जो है मिलिट्री से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बट अगर एट द सेम टाइम मैं बात करता हूँ, एट द सेम टाइम मैं बात करूँ इंडियन स्कॉलर्स की, इंडियन स्कॉलर्स, तो इंडियन स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट था, जैसे इंडियन स्कॉलर्स में थे सावरकर की मैं बात करता हूँ, वीर सावरकर की मैं बात करूँ, तो वीर सावरकर ने कहा था दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वीर सावरकर इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके अलावा एस एन सेन और आरसी मजुमदार इनके द्वारा भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पूरा एनालिसिस किया गया। इन्होंने भी पूरा इसको एनालाइज किया डेप्थ तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, और इन्होंने पाया, तो एस एन सेन के व्यू पॉइंट ये थे दैट इट वाज द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल था। और आरसी मजुमदार ने कहा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 मीन्स ऐसा नहीं था कि ये एक पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर चीज को लेके किया गया रिवॉल्ट नहीं था, इसके पीछे काफी ज्यादा फैक्टर्स थे। ठीक है, या काफी ज्यादा ऐसे आइसोलेटेड इवेंट्स थे, और उन सारे आइसोलेटेड इवेंट्स का एक ये रिएक्शन था जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्शन करे, काफी सारे एक्शन करे, आइसोलेटेड एक्शंस करे, उसका एक इंडियन रिस्पॉन्स था या इंडियन रिएक्शन था। ठीक है, तो ये कहते हैं आरसी मजुमदार। तो यहाँ पर हो गया, अब हमने देख लिया दोनों का कि कौन किसका स्टैंड लेता है। तो ब्रिटिश स्कॉलर कहीं ना कहीं ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, और इंडियन स्कॉलर्स इंडियन व्यू पॉइंट या इंडियन पीपल्स के व्यू पॉइंट से देखने की इसको कोशिश करते हैं। और तो हम ये कह सकते हैं दिस वाज द नेचर ऑफ
रिवॉल्ट, ठीक है, अलग अलग था विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश स्कॉलर्स अलग है और इंडियन स्कॉलर्स अलग है। और मैंने कहा था ना ये यहाँ पर कि ये सिपाही म्यूटिनी, तो देखो अभी क्या कहा ब्रिटिश जो स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट क्या कहते हैं, दैट इट वाज जस्ट अ मिलिट्री आउटब्रेक, सिर्फ ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था। तो ये मिलिट्री से ही कंसर्न कर दिया इन्होंने पूरे के पूरे रिवॉल्ट को, तो इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं ब्रिटिश कंटेक्स्ट में, ठीक है। ब्रिटिश कंटेक्स्ट में ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट के क्या ऐसे कॉजेज थे, तो हर एक चीज के, हर एक रिवॉल्ट के पॉलिटिकल कॉजेज भी होते हैं, इकोनॉमिकल कॉजेज भी होते हैं, सोशल कॉजेज भी होते हैं और मिलिट्री कॉजेज भी होते हैं। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है, तो इसमें हम ये चारों कॉजेज को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज से, तो पॉलिटिकल कॉजेज में बता दूं तुम्हें, तो अगर आप देखेंगे कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तो 1757, 1764, 1765 से जब ब्रिटिशर्स जो है कंप्लीट यहाँ पर पावर में आ गए बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो अब एनेक्स करना शुरू करते हैं या अपने उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं इंडिया में। तो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के दौरान काफ़ी एनेक्सेशन पॉलिसीज ऐसी लाते हैं जिससे कि नेटिव रूलर्स, जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं, उनको ये ईजिली एनेक्स कर लें। तो अगर आप देखोगे ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पूरी की पूरी, तो वो डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे रास्ता निकालते हैं कि बिल्कुल आसानी से जो है स्टेट को एनेक्स कर लिया जाए विदाउट अटैक, ठीक है, बिना वॉर के जो है उसको वो एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटी, आप किसी भी वॉर में देख लीजिए ब्रिटिशर्स की, तो आपको ट्रीटी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, बार बार ट्रीटी करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर लेने के लिए उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसीज चलाई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की एनेक्सेशन पॉलिसी थी, जो कि इंडियन जो नेटिव रूलर्स थे या इंडियन रूलिंग चीफ्स थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स का हमारे किंगडम में इतना ज़्यादा इंटरफ्रेंस हो रहा है, और उसके अलावा ये यहाँ पर एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एनेक्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एनेक्सेशन पॉलिसी में अगर हम बात कर लें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू करा गया, इसके अलावा इससे पहले सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये दोनों ही जो है वो इनडायरेक्ट एनेक्सेशन की मेथड्स थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स खुद का जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते थे। और 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लाया गया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी राजा है, अगर उसका खुद का जो है संतान नहीं है या उसके खुद का कोई सन नहीं है जो कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार जमा ले, ठीक है, क्योंकि हेरिडिटिकल राइट जो है वो सन को दिया जाता था, तो अगर किसी का सन नहीं है तो उसका मीन्स कि उसके संपत्ति में हेरिडिटल राइट किसी का नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या करते थे रूलर, जिनका सन नहीं होता था, वो एडॉप्शन कर लेते थे किसी को, और उसके नाम जो है वो संपत्ति पूरी की पूरी हो जाती थी। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि आपको एडॉप्शन करना अलाउड नहीं है, एडॉप्शन करना बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इन केस यू डोंट हैव एनी हायर, या कोई भी आपका सक्सेसर नहीं होगा, तो जो आपका एम्पायर है वो लैप्स हो जाएगा और इट वुड गो टू द ब्रिटिश कंट्रोल, तो टोटली वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस वजह से काफ़ी जो है डिसेंटमेंट हुआ था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सतारा, झांसी, ठीक है, नागपुर, सतारा, झांसी और भी बहुत सारे एम्पायर को वो इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और सब्सिडरी अलायंस की बात करूं तो सब्सिडरी अलायंस में ये अपनी सेना रखते थे नेटिव रूलर्स के वहाँ, और उनसे कहते थे कि जो नेटिव आर्मी है उसको हटा दो और ब्रिटिश आर्मी को वहाँ रख देते थे, और जो सारा का सारा खर्चा होता था ब्रिटिश आर्मी का वो उस स्टेट का रूलर लेता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर तो एक वीडियो में, ठीक है, इसको कंप्लीट नहीं देखा जा सकता, एक सेपरेट वीडियो इनके लिए चाहिए। तो अगर आप डिमांड करेंगे कि आपको सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन दोनों की एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको काफ़ी डेप्थ में हम देख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और कौन कौन से स्टेट्स थे जिनको ये फेस करना पड़ा वो भी हम देखेंगे। तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख दो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो इसी के साथ ये थे पॉलिटिकल कॉजेज। तो और इसी के साथ इतना ही नहीं, इसके साथ जो है अवध को भी इन्होंने सीज किया था कुछ टाइम पहले ही, बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस को लेके अवध को भी इन्होंने सीज करने की कोशिश करी थी, ठीक है, कि यहाँ का जो रूलर है वो अच्छी से रूल नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स के अंडर
जो है अवध को डाल दिया गया। तो अगर आप देखेंगे कि जो सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी, मतलब ये ब्रिटिश आर्मी में, वो काफी ज्यादा सोल्जर्स अवध से ही आए थे। तो उनको ये पसंद नहीं आता है कि जो उनका राजा है उनको जबरदस्ती जो है उस राजा को जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने रिमूव कर दिया है। तो सोल्जर्स को कहीं ना कहीं वो चीज चुभती है, और इस वजह से भी एक जो सोल्जर्स का रिसेंटमेंट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस की। तो इकोनॉमिक कॉजेस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, इकोनॉमी उस समय क्या अभी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलप कर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया उस समय एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी काफ़ी बड़ी, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर को प्रॉस्पिरियस करना छोड़ के, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना छोड़ के, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे जो है लैंड सेटलमेंट्स बनाए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट है, जमींदारी परमानेंट, और जोतवाड़ी, महलवाड़ी, ये ऐसे सेटलमेंट बनाए जिससे कि एग्रीकल्चर का तो पूरा र्यून, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को पूरा का पूरा र्यून कर लिया गया। और इस बीच काफ़ी सारे आपके अकाल भी पड़े, ठीक है, काफ़ी सारे फेमाइन देखने को मिले इस टाइम पे। और मीन्स आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को पूरा का पूरा इन्होंने र्यून कर दिया गया था। लैंड रेवेन्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया था। और रही बात इंडियन इंडस्ट्रीज की, तो इंडियन इंडस्ट्रीज का टोटली ब्लो कर दिया था, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री बेसिकली हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी इंडिया की। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हो गया कि वहाँ से मशीन मेड गुड्स जो हैं वो आने शुरू हो गए यूरोप से, और यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत कर दी। यानी कि वहाँ से जो भी गुड्स आते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे इंडिया में, उसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं पड़ता था, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इसके अलावा जो इंडिया से ब्रिटिश को जाते थे, जो कॉटन गुड्स थे वगैरह, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, ठीक है। तो काफ़ी इस तरीके से पूरी कोशिश करी इन्होंने कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को टोटली ब्लो करने की। और इसी के साथ ही अगर आप देखोगे कि ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो इंडिया की ही बर्बाद हुई, नहीं, ब्रिटेन में भी सिमिलर कंडीशन हुई। आफ्टर ब्रिटेन में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, तो जो वहाँ के ब्रिटिशर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बंद होनी शुरू हो गई। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो जो वहाँ के वर्कर्स थे ना, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया के केस में आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने कहीं ऐसी बड़ी फैक्ट्री या हैवी इंडस्ट्री को सेटअप भी नहीं किया जिसमें कि इंडियन वर्कर्स या इंडियन व्यूवर्स जो हैं वो वर्क कर सकें। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री टोटली कंप्लीटली जो है एक्सप्लॉइट हो गई। इस वजह से जो वर्कर्स थे उनको आना पड़ा एग्रीकल्चर में, ठीक है। जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे उनको भी आना पड़ा एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में बर्डन जो है वो बढ़ता गया, और यहाँ पर जो है लैंडलेस लेबरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्होंने र्यून करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ इंडिया को पसंद नहीं आने वाली थी, और कहीं ना कहीं रिएक्शन होने वाला था। तो वही ये रिएक्शन है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो एक कारण हमने इसका ये भी देख लिया। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद ये रुक जाते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं सोशल कॉजेस, ठीक है। तो सोशल कॉजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। ब्रिटिश स्टार्टेड टू शोइंग द एरोगेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियंस, तो काफ़ी बदतर व्यवहार जो है इंडियंस के साथ किया जाता था। और इसके अलावा 1813 के बाद जो है क्रिश्चियन मिशनरीज का भी यहाँ पर आगमन शुरू हो गया। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो बेसिकली प्रोपोगेट करती थी इंडियन रिलीजियन को, ठीक है, मतलब वो क्रिश्चियन रिलीजियन को जो है इंडिया में प्रोपोगेट करती थी। तो ये चीज़ हिंदू और मुस्लिम्स को पसंद नहीं थी कि कोई हमारी कंट्री में आता है, सबसे पहले तो व्यापार करता है और अब अपने धर्म का भी प्रचार करता है। तो ये चीज़ हिंदू और मुस्लिम्स को पसंद नहीं आती है, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो है मास इन्वॉल्वमेंट का, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहता है, सोशल कॉज, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटिश एजुकेशन थी, ठीक है, वो ओरिएंटल लर्निंग पे फोकस ना करके वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्नाइज लर्निंग पे फोकस करती थी, एंग्लिसाइज करने की कोशिश करते थे इंडियंस को। ये भी जो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है, कि आप ओरिएंटल लैंग्वेज देना छोड़ के वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर से भी मास मूवमेंट की शुरुआत होगी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे कहीं ना कहीं ये रिएक्शन देंगे। और इसके अलावा बात हम करते हैं मिलिट्री कॉजेज, जो कि मेन कॉजेज हुआ करते थे, ठीक है।
रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, जहां पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 का स्टार्ट या इमीडिएट कॉज भी मिलिट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मिलिट्री कॉजेज की मैं सबसे पहले बात करूं तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियन सोल्जर्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो एरोगेंट नेचर शो करते थे, और ब्रिटिश सोल्जर्स जो है इनको काफ़ी सप्रेस करने की कोशिश करते थे इंडियन सोल्जर्स को। इसके बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था, एक फिक्स पोस्ट थी सूबेदार, आफ्टर द पोस्ट ऑफ सूबेदार इनको जो है फर्दरली प्रमोशन नहीं मिलता था। और इसी के साथ साथ इनको जो इनकी जो सोशल स्टेटस था वो भी इनका जो है लो था काफ़ी। और इसके अलावा रिलीजियस सेंटिमेंट की इनकी कदर नहीं की जाती थी। ठीक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की इनको कदर नहीं की जाती थी। इनकी कोई भी जो इनका जो रिलीजियस सिंबल्स है जो इंडियन सोल्जर्स पहना करते थे, या जो इनके रिलीजियस सिंबल्स होते थे उनको अलाउड नहीं करते थे आर्मी में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है, ठीक है, इनके सेंटिमेंट्स का, बिहाइंड द रिसेंटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। और इसके अलावा जो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वर्क करते थे। ठीक है, और भी कंट्रीज़ में जाते थे वर्क करने इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ अलाउड नहीं थी, बेसिकली हिंदू सोसाइटी में, कि अगर कोई समुद्र को पार कर ले तो उसको दूषित माना जाता था, तो उसको जो है दोबारा उस धर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो काफ़ी सोशल स्टेटस को भी उनको हानि पहुंचती थी इससे। इसके अलावा बात करें अगर, कि उनको अलाउंसेस यानी कि भत्ते भी उनको काटने शुरू कर दिए थे बाद में। ठीक है, उनके जो फॉरेन अलाउंसेस थे वो देने बंद कर दिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट पैदा हो गया इन द माइंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स, और उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू करा। ठीक है, तो अभी हमने सारे के सारे देखे कारण क्या थे इनके, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉजेज और मिलिट्री कॉजेज। तो एक बार मैं फटाफट आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। पॉलिटिकल कॉजेज में हमने देखा क्या, एनेक्सेशन पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एनेक्सेशन और सब्सिडरी अलायंसेस। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज में हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी उनको टोटली र्यून कर दिया। और सोशल कॉजेज में हमने देखा किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन पीपल, और उसके अलावा जो क्रिश्चियन मैसनरीज जो अपना क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाने आई थी। उसके अलावा मिलिट्री कॉजेज में हमने बहुत सारे कॉजेज डिस्कस कर लिए हैं। तो यही जो है वो कॉजेज थे जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में का कारण बनते हैं। ठीक है, मेन जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ वो यही सब थे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज की, तो इमीडिएट कॉज था रिलेटेड टू इनफील्ड राइफल। ठीक है, तो वो हम अगले टॉपिक यानी कि जो बिगनिंग ऑफ रिवॉल्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज की। तो एक बार मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। तो बेसिकली इमीडिएट कॉज में था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि एक न्यू टाइप की राइफल थी। इसमें जो है जो ये राइफल थी इसमें जो है कार्टेज को जो है लोड करने से पहले, ठीक है, जो कार्टेज होती थी उसको उस बंदूक में लोड करने से पहले जो उसका कवर होता था, ग्रीस्ड पेपर कवर होता था, उसको जो है मुंह से निकालना पड़ता था। ठीक है, उसको इट नीडेड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द कार्टेज वाज टू बी लोडेड ऑन द गन। ठीक है, और जो ये ग्रीस्ड पेपर कवर होता था जिसको कि निकालना पड़ता था, इट वाज कंपोज्ड ऑफ फैट। ठीक है, तो ये फैट से बना हुआ होता था, फैट टेकन फ्रॉम द बीफ और पिग। ठीक है, तो बीफ और पिग यानी कि गाय का जो मांस होता है और सुअर का जो मांस होता है उससे जो है उससे बना होता था जो ये ग्रीस्ड पेपर कवर होता था। तो कहीं ना कहीं ये हिंदूज और मुस्लिम्स के जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, और ये चीज हिंदूज और मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि किस तरीके से उनका जो धर्म है उसको भ्रष्ट कराने की कोशिश करी जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और वो इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करते हैं, और वो कहते हैं कि दे विल नॉट गोना यूज दिस इनफील्ड राइफल। ठीक है, तो अब इसके आगे जो पूरा का पूरा जो इसके आगे का चलता है सीक्वेंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से जो इनफील्ड राइफल को जो है यूज करने से मना कर देते हैं, और इसी के बाद जो है ये म्यूटिनी जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें बेसिक सा देख लिया इसका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो मैंने वीडियो भी इससे पहले बताया था आपको सब्सिडी अलायंस और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, अगर इनका सेपरेट वीडियो बनाना है आपको बिल्कुल अच्छी से एक्सप्लेन कराते हुए, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बोल दो, ये भी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। और प्लस सब्सक्राइब शेयर कर लो पहले तो अपने दोस्तों के साथ जिसको कि
आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसी वीडियोज आते रहेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये आपके कोर्स में है तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द